कहाँ होगा? सेम मटेरियल और सेम थिकनेस, सेम थिकनेस। अब इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो डायग्राम बना लो कॉपी पे और सोचो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो सॉल्व करते वक्त अच्छा क्या उम्मीद करें, यदि मुझे सेंटर ऑफ मास देखना है तो हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है। वो फॉर्मूला याद करते हैं, क्या था हमारे पास? तो x कोऑर्डिनेट यदि चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो दो डिस्क है उनमें से किसी एक डिस्क के सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। तो यदि एक डिस्क का सेंटर ओरिजिन हो गया तो दूसरे का डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, 2r और r, तो ये हो जाएगा 3r, 0। अब मास के बारे में सोचो, तो मास को हम कैसे लिखते हैं? एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो मास जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया के। एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, सिंपल लॉजिक। हम यदि किसी होटल में जाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो वो तो साइज देख के ही समझ में आ जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है। उसमें मास भी बड़े वाले का ज्यादा होगा, मोर और लेस थिकनेस एक ही जैसा रहता है, मान लेता हूं मैं। यहाँ सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, तो हम लोग कैसे मास निकालते? तो मास निकालते थिकनेस और एरिया मल्टीप्लाई होता, उससे आता वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता मास। तो डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, दोनों का मटेरियल सेम होने के कारण डेंसिटी सेम, थिकनेस क्वेश्चन में कहा गया सेम। तो अब हम कहेंगे कि एरिया ज्यादा होगा तो मास ज्यादा। एरिया कहां से देख रहे हैं हम लोग? तो ध्यान से देखिए, एरिया देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो जिसका रेडियस, जिसका मास जो है सर्किल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यदि एक का एरिया हम छोटे वाले का ए कहेंगे तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 4a। तो यदि छोटे वाले का मास हम कहते हैं m, तो बड़े वाले का मास, बड़े डिस्क का मास हो जाएगा 4m। ये हमें एरिया से समझ में आ गया। और हम सेंटर ऑफ मास इसी बीच में तो कहीं देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखो, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, xcm0। तो आप दोनों डिस्क के बदले उनके सेंटर पे दो पॉइंट मास देख रहे हो, m और 4m का। और अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो xcm इक्वल्स टू क्या हो गया, ध्यान से देखना, 4m इंटू 0 प्लस m इंटू 3r अपॉन 4m प्लस m। तो यहां से हमें पता चल गया 3r/5, mm कैंसिल आउट हो गया, और XCM पता चल गया। तो ये तो हम बता ही देंगे कि बड़े वाले डिस्क के सेंटर से 3r/5 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा इस कंबाइंड सिस्टम का। तो आप एक पॉइंट तो ये सीखो कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के मास को उसके सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आप इमेजिन करो। और फिर यदि दो रिजिड बॉडी कांटेक्ट में है या दो रिजिड बॉडी का सिस्टम है और उनका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो रिजिड बॉडी को रिप्लेस कर दो एक पॉइंट मास वाले सिस्टम से जो उसके सेंटर पे इमेजिन कर लो, और अब पॉइंट मास का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पेज चेंज करता हूं मैं। यदि ऐसा हो कि एक डिस्क बड़ा है, वो जो था 2r वाला, और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा डिस्क रख दिया जो दूसरा था, सेम थिकनेस वाला। और अब जो नया सिस्टम बन रहा है, ये दो डिस्क का सिस्टम बना ना, तो ये जो दो डिस्क का सिस्टम बन रहा है, इनका हमें देखना है कि मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क रखा हुआ है, याद करिए कैसे हम लोग काम करेंगे। ये दो डिस्क का सेंटर सिस्टम तो दिख गया, अब इसका सेंटर ऑफ मास हम पता करना चाहते हैं। सेम मास, सेम थिकनेस, सेम डेंसिटी, सेम मास नहीं,
सेम थिकनेस सेम डेंसिटी के दो डिस्क हैं, एक के ऊपर में एक रखा, डायग्राम में देखो, और हम इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहते हैं। तो आपको ये पता चल गया है कि मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। तो ये एक बड़ा वाला डिस्क, इसका रेडियस 2r, एरिया कितना हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर, दैट इज पाई 4πr स्क्वायर। और एक छोटा वाला डिस्क जिसका रेडियस r, इसका एरिया a डैश कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो एरिया के ही प्रोपोर्शनल है ना मास, सेम थिकनेस होने के कारण मास प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यदि इसका मास हम m मानेंगे तो इसका मास 4m होगा। तो आप पहले इस पॉइंट को समझो। अब यहां देखो, यहां आपने क्या किया, सॉल्व करते वक्त 4m रखा, यहां m रखा, ये ओरिजिन मान लिया 0 0, और इस दूसरे वाले का सेंटर क्या हो जाएगा, r, 0, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, 2r का हाफ किया r। अब देखो x सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है इसी के बीच में कहीं होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट देखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 4m इंटू 0 प्लस m इंटू r अपॉन 4m प्लस m। बहुत बढ़िया, r/5। बहुत बढ़िया प्राप्ति, r/5। तो ये XCM हमें पता चल गया। इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग मास नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली दिया गया, कहा गया सेम थिकनेस के हैं, सेम मटेरियल है, तो हम लोगों ने मास एरिया के हिसाब से सोच लिया। एक आता है, यदि यहां तक कंफर्टेबल हो तो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, कार्तिक, माइशा, मनिष्का, रिद्धिमा, आदित्य, कीर्ति, आर्यन, दिव्यांशु, महक, प्राप्ति, सौमिल, पलक, अनुष्का, वेदांत, अबरार, तन्मय। बहुत बढ़िया। सात्विक और विशाल सिंह, एक बार आप लोग देखें फिर से, मैं पहले वाले पेज पे आता हूं। क्या स्क्रीन आप तक है, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। क्यों कर गया है? ये मेरा ये जो टैब है अभी हैंग किया हुआ है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। एंड वो एंड भी नहीं ले रहा, स्टॉप से क्या दिक्कत है? इसको टच करके देखो तो मेरा टच ये सेंस नहीं कर रहा है। शेयर वाला टैप कोई ऑप्शन है? काम कर रहा है क्या? नो सर।
पा रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है। सर वो पार्टिसिपेंट वाला मूव कर रहा है बट स्टॉप वगैरह कुछ नहीं हो रहा। मास्टर, क्या किया? इसको यदि मैं हटाता हूँ, अब यहाँ यदि हम लोग चेक करें, नेक्स्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन ही पहले देखो, फिर से एक मान लो घड़ी का एक पेंडुलम हम देखते हैं, वो पुराने जमाने वाले घड़ी का। ये है एक रॉड और ये है एक डिस्क। ये डिस्क का मास कहा गया m और रॉड का मास कहा गया है 2m। डिस्क हल्का है और रॉड हैवी, और हमसे ये कहा जा रहा है कि रॉड का लेंथ है, रॉड का जो लेंथ है ये है 8a और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है a। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा रॉड प्लस डिस्क सिस्टम, डिस्क सिस्टम। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड प्लस डिस्क सिस्टम। एक पेंडुलम दिख रहा है, उस पेंडुलम में एक रॉड है और एक डिस्क है। डिस्क का मास है m और रॉड का मास है 2m, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो इसे देखने का तरीका क्या होगा, ये आप लोग कैलकुलेट करने की सोचिए, कोशिश करिए कोई रास्ता। सर आप म्यूटेड हो।
फाइंड सीएम ऑफ रॉड प्लस डिस्क सिस्टम। अब यदि हम लोग देखते हैं तो इनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो दो है, तो दो अलग अलग आंसर आए हैं मेरे पास। सबसे पहले आंसर लिखते वक्त आप लोग ये डिसाइड करिए कि सॉल्व करने के टाइम पर हमें पहले दो पार्टिकल दिखना चाहिए, एक रॉड का और एक डिस्क का। तो डिस्क का पार्टिकल कहां पर हम एज्यूम कर लेंगे, डिस्क के बदले उसके सेंटर पे, और दूसरा रॉड का कहां, रॉड के सेंटर पे। और अब हम लोग यदि प्रोसीड करते हैं तो इसे हम एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस कह देते हैं और ये वाई एक्सिस कर देते हैं। यदि एक्स और वाई हम कर चुके तो कोई हमें 0 0 मानना पड़ेगा, तो चलो हमने ये 0 0 ले लिया। अब बताओ मुझे रॉड का सेंटर मैं कितना लिखूंगा, तो रॉड का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, तो ये रॉड का जो सेंटर हम देखेंगे L/2 दैट इज 4a, और यहां से ये आ जाएगा a, तो टोटल यहां पर हो जाएगा 5a। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिख गए। अब जब कोऑर्डिनेट दिख गए तो अब रिजल्ट के लिए कैसे प्रोसीड करें वो देखिए। रिजल्ट हम वाई सेंटर ऑफ मास ही तो देखेंगे। अब हम दो पॉइंट मास देख रहे हैं, एक m और दूसरा पॉइंट मास देख रहे हैं 2m। रॉड का मास दिया गया है 2m, डिस्क का मास दिया गया है 2m, यहाँ कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ा। हाँ, लेंथ दिया गया था रॉड का 8a और डिस्क का रेडियस a दिया गया था। तो अब आप मुझे बताइए कि YCM हम कैसे देखें, M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, या तो ऐसे प्रोसीड करते हैं, और यदि ऐसे प्रोसीड करते हैं तो अपने पास जो ऑप्शन आता है उसको देखते हैं, M1 प्लस M2। अब यहाँ M1 कितना, तो M1 हो गया एक M डिस्क वाला इंटू 0 प्लस 2M इंटू 5A अपॉन कितना, अपॉन M प्लस 2M, तो ये कितना हो जाएगा 10/3A, 10/3A। तो ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 10/3A या 10A/3। और x कोऑर्डिनेट के बारे में भी यदि बड़ा मन करे तो भाई एक ही लाइन पे तो y एक्सिस पे दिख ही रहा है, x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 कैसे लिखना चाहते हैं, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 बड़ा मन करे तो ये हम कह सकते हैं कि डिस्क से 10A/3 डिस्टेंस पर होगा, डिस्क के सेंटर से 10A/3 डिस्टेंस ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू 0 बाई M1 प्लस M2, तो ये तो 0 ही आना है, ये 0 हो गया। ठीक, अब जब तक आप ये पूरा नहीं बताएंगे कि डिस्क के सेंटर से ऊपर कितने डिस्टेंस पे, 10A/3 पे, या तो ये बोलेंगे या रॉड के एक फ्री वाले एंड से कितना नीचे, तो आप क्या करिएगा 5A में से 10A/3 को हटा लीजिए, तो आपको सब्सट्रैक्ट करके भी आपको एक नया रिजल्ट 5A 5A नहीं 8A और A 9A में से 10A/3 को सब्सट्रैक्ट करके आप ऊपर वाले सिरे से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता सकते हैं। कहीं एक रेफरेंस लेकर के बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। यदि आपको लगे कि ये ठीक है, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, तो एक काम करिए, ये देखिए ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है। तीनों के रेडियस के बारे में मैं बताऊं, r, इसका रेडियस है 2r और इसका जो रेडियस है ये है 3r। अब मुझे ये बताइए कि यदि रेडियस भी आपको मैंने बता दिए और आपको ये कह दिया कि ये सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस के हैं, और ये जो डिस्क के सिस्टम दिख रहा है ये है डिस्क, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एबव सिस्टम। अब मुझे ये बताइए कि इनका जो सिस्टम जो दिख रहा है हमें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
कैसे निकाला जाए? तो ध्यान से देखिए, मास कैसे लिखते हैं? हम लोग जानते हैं मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू, बहुत बढ़िया मैसा, डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। अब गौर करिए, डेंसिटी मटेरियल सेम होने से सेम होगा, थिकनेस भी सेम होगा, तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया के या आर स्क्वायर के। तो एक का मास कहेंगे m, तो दूसरे का हो जाएगा 4m और तीसरे का हो जाएगा 9m। पहले तो ये देखो, फिर आप क्या करो कि ओरिजिन मान लो 0 0, यहां पर देखो 5r 0, और अगला ध्यान से देखना 3r 2r 2r 7r 1r 8r, अगला 8r 0। और अब हमें सेंटर ऑफ मास के वैल्यू लिखने हैं। तो सेंटर ऑफ मास के वैल्यू लिखने हैं तो अपने पास बहुत ज्यादा ऑप्शन कहाँ है? फॉर्मूला तो इकलौता ही है ना, तो लिख देते हैं XCM इक्वल्स टू 9m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 5r प्लस m इंटू 8r अपॉन 9m प्लस 4m प्लस m। कितने हो गए? तो ऊपर चेक करिए, 4 5 जा 20r, 20r प्लस 8r कितना हो गया? 20, चेक कर लेना, 5 4 जा 20, 8 mr अपॉन 14 m कैंसिल आउट हो गया 2r। तो ये 2r डिस्टेंस पे दिख रहा है कहीं। 2r डिस्टेंस का मतलब यहां पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। सर आपने y कोऑर्डिनेट नहीं कैलकुलेट किया। अरे y कोऑर्डिनेट क्यों कैलकुलेट करूं यार? सारा सिस्टम जो है उनके सेंटर है x एक्सिस पे लाई करता हुआ, तो सिस्टम सारे पॉइंट मास में बदल गए, सिस्टम के तीनों डिस्क, और उन पॉइंट मास के मिलाने वाले लाइन पे ही कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हम कहाँ देख रहे हैं? ये देख रहे हैं बड़े डिस्क के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर। ये जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज कर दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। तो ये सेंटर ऑफ मास को हम लोग ने ऐसे आते देखा। यहां इस पॉइंट पे गौर करिए, एक आता है क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं कि ये एक डिस्क है, ठीक ना, और डिस्क विथ अ होल। यहां पर क्या हुआ है कि एक टुकड़ा काट करके आपने हटा दिया। कितना बड़ा टुकड़ा हटा दिया है उसके बारे में मैं बताऊं। तो यदि ये r रेडियस है, r/2 रेडियस का टुकड़ा काट करके आपने हटा दिया, ये डिस्क विथ अ होल। अब डिस्क विथ अ होल और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ओ पॉइंट पर होगा, या ओ पॉइंट से राइट साइड होगा, या ओ पॉइंट से लेफ्ट साइड होगा? तो आराम से सोचते हैं। तो आप एक तरफ से मास कम कर देते हो तो मास तो दूसरी तरफ सेंटर शिफ्ट कर जाएगा, जिधर से आपने मास कम किया उसके अपोजिट। तो कहां पर उम्मीद करूं? तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाना चाहिए। चलिए, यदि आपको ये लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पता हो तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। हमारे सोचने के, इस क्वेश्चन के सोचने के एक इमेजिनरी वे है। सर ये इमेजिनरी वे क्या मतलब? अच्छा सोचो, क्या कभी तुम्हें निगेटिव मास मिला आज तक? नहीं। कभी ये बोलते हो आज -2 किलोग्राम वाला लड्डू खाया? नहीं।
मतलब -2 क्या होगा, मतलब -2 kg कहेंगे तो इसका तो कोई सेंस बनेगा नहीं। इमेजिन करो ऐसा हुआ, आप घूमने निकले, अपने गैलेक्सी से किसी और गैलेक्सी में चले गए, वहां से उठा करके माइनस वाला मास लाए, तो माइनस वाले मास की क्या खासियत होगी, प्लस वाले के साथ रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा मास। तो ध्यान से देखना, एक r रेडियस का अपना प्लस मास वाला एक डिस्क है, और इसके ही जैसे निगेटिव मास वाला दूसरे गैलेक्सी से हम लोग लाए थे एक r/2 रेडियस वाला एक डिस्क, ये निगेटिव मास वाला है, और इस निगेटिव मास वाले को पॉजिटिव मास वाले पे रख देते हैं। तो यदि इसका मास मैं कहता हूं -m, तो इसका मास होगा +4m। अकल लगाओ, एरिया के हिसाब से देखो ना, एक का पाई r²/4 और एक का पाई r², तो एरिया के ही तो प्रोपोर्शनल होगा मास। तो ये है जो r/2 टुकड़ा, ये -m मास का, तो वो r रेडियस वाला जो डिस्क होगा वो होगा 4m मास का। अब आप क्या करते हो, ये होल, ये जो माइनस वाला है इसको ले जाके इसके ऊपर रख देते हो। तो ध्यान से देखो, एक नया डायग्राम बनता हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, ये था और इसके ऊपर में आपने ला करके ये रख दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तो डिस्क दिख रहा है, और माइनस और डिस्क के नीचे जो वहां जगह था वो प्लस, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0। तो आप इसको इस नजरिए से देखो कि यहाँ पर 4m रखा हुआ है और यहाँ -m रखा हुआ है, और ये होल दिखने लगा आपको, होल अपीयर हो गया। तो हमने होल को भी बनाने के लिए ये सोचा कि एक कंप्लीट ओरिजिनल डिस्क, और उसके ऊपर निगेटिव मास वाला मैंने लाके रखा, और अब जो ये जो 2 डिस्क का सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास हम ढूंढते हैं। कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो, 0 0, अगले वाले का r/2, 0, और फिर हम XCM का फॉर्मूला लिख देते हैं। XCM इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 के लिए आता है 4m और x के लिए 0, प्लस m2 के लिए आता है -m और x2 के लिए r/2 अपॉन 4m, और प्लस के बदले ये प्लस, अगला -m, तो ये हो गया -mr/2 और अपॉन 3m, m कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया -r/6। और माइनस साइन क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, x कोऑर्डिनेट माइनस आया है तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट। तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में होगा। ये 11th के लेवल का क्वेश्चन है, 11th के बच्चों को ये फील आनी चाहिए, 11th के बच्चों को इतना समझ में आ जाए, इसका मतलब वो IIT के लिए सेंटर ऑफ मास को समझना शुरू कर चुके। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। मतलब हमने क्या किया, होल करने के बजाय हमने एक नेगेटिव मास कंप्लीट डिस्क के ऊपर रख दिया। एक तो होता काट कर हटाया, काट कर हटाया के बदले हमने सोचा माइनस लाके रख दिया। तो 2 कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फॉर्मूला है, उनमें एक प्लस मास है 4m और एक माइनस मास है m। आराम से सोचो, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप लोग। जिनके समझ में आ गया हो हैंड राइज करें प्लीज। सर आ गया। बहुत बढ़िया दुष्यंत, माइसा, प्राप्ति, सौमिल, पलक, कीर्ति, कार्तिक, मनीषका, मुकुंद, अनुष्का, दिव्यांशु, सात्विक, वेदांत। महक, एक बार और समझाओ। नो सर। बहुत बढ़िया। आर्यन, अपरार, सर आ गया समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यदि कोशिश की तो ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। चेक करके देखिए, यदि ऐसा होता, कैसा होता कि एक डिस्क है
और एक प्लेट है, ये ए रेडियस का, और इसको कह देते हैं 2a रेडियस का स्क्वायर प्लेट। और ये कह दिया गया सेम मटेरियल सेम थिकनेस। अब बताइए, यदि ये स्क्वायर प्लेट सेम मटेरियल सेम थिकनेस, तो सेंटर कहां पर होगा? तो आप 2 पॉइंट देख लो पहले। ये M1 और ये M2। एक का कोऑर्डिनेट मैं 0 0 कह देता हूं, तो दूसरे का कोऑर्डिनेट चेक करो कितना हो जाएगा, 2a, 0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। और हमें सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का चाहिए। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये जो डिस्क प्लस स्क्वायर प्लेट सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है? XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, और तो कोई है ही नहीं। और मास कैसे लिखते थे, याद करो, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। x1 हो गया 0, तो यहां तो जगह कम है, तो मुझे थोड़ा पीछे से लिखना पड़ेगा। ये XCM M1 इंटू 0 प्लस M2 पाई M2 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, और कोऑर्डिनेट डिस्टेंस के लिए 2a। M1 कितना लिखोगे, पाई a स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी प्लस 4a स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो चेक करो, M1 वहां आपको दुखी कर रहा है तो उसको भी हटा दो, वहां लिख दो पहले से ही, पाई a स्क्वायर इंटू d इंटू थिकनेस इंटू 0। अब गौर करिए, a स्क्वायर dt तो कैंसिल आउट होगा ना, a स्क्वायर dt, a स्क्वायर dt, a स्क्वायर dt ऊपर से कॉमन आएगा और a स्क्वायर dt नीचे से भी कॉमन आएगा। तो XCM कितना हो गया, 0, तो कोई भी है तो मल्टीप्लाई होके 0, तो ऊपर में बचेगा कौन, ऊपर में बचेगा 4 इंटू 2a, दैट इज 8a। और नीचे कौन आ रहा है चेक करना, पाई प्लस 4। तो x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, 8a अपॉन पाई प्लस 4, 8a अपॉन पाई प्लस 4। तो हम लोगों को ये पता चल गया। क्या मैं एक बार और समझाऊं? यस सर, एक बार। चलो मुझे ये बताओ कि ये है डिस्क, डिस्क का मास कैसे लिखोगे? सर मुझे नहीं पता। इसका रेडियस है a, तो एरिया हो गया पाई a स्क्वायर। इसकी यदि मोटाई आपको पता हो, इसकी मोटाई थिकनेस यदि आपको पता हो, थिकनेस यदि हो t, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा मास। और फिर बताओ कि यदि एक स्क्वायर प्लेट होता जिसका लेंथ होता 2a और विड्थ होता 2a, और थिकनेस इसका भी आपको पता होता, ये जो इसकी मोटाई है वो ये भी है t, यदि थिकनेस पता होता तो इसका मास कैसे लिखते थे, M2, ये स्क्वायर प्लेट का। अकल लगाओ तो कैसे लिखते,
2a into 2a area into thickness volume into density d। आपको m1 m2 पता चल गया। इस पेज को ध्यान से देख लो, मैं पेज बदलूंगा। अब मैं पेज बदल करके अगले पेज पे आ गया। ये डिस्क और ये स्क्वायर प्लेट। मुझे ये बताओ, ये A है और ये लेंथ A, ये हाइट A, तो ये A और ये A, यहां होगा सेंटर, यहां भी है सेंटर, यहां M1 और यहां M2। और मुझे अब ये बता दो कि x कोऑर्डिनेट यदि मैं M1 वाला 0 0 कह देता हूं C1 को, तो C2 का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे? सोच के बताना। A0, 3A0 या 2A0? अरे इतना तो बोल लो, इतना तो मैथमेटिक्स सीख गए होगे 11th वाले बच्चे। अरे यहां से यहां तक A और फिर यहां से यहां तक A, तो कहो ना 2A0। सर 0 कहां से आया? अरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। सर 2A कहां से आया? देख लो डिस्टेंस। अब आप भूल जाओ डिस्क, अब आप भूल जाओ प्लेट, अब आपके पास दो पॉइंट है, एक M1 और दूसरा M2। अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कैसे सोचा था? पाई a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी, साथ में कौन? 0, प्लस 4a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी, साथ में कौन है? 2a, अपॉन एरिया m1 देखना, पाई a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी प्लस 4a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी। चेक कर लो, a स्क्वायर टी इंटू डी एक जगह आ गया और ये 8a हो गया ऊपर। नीचे देखो, a स्क्वायर टी इंटू डी कॉमन आ गया, नीचे हो गया पाई प्लस 4। तो अब कैंसिल आउट होके कितना आ गया? 8a अपॉन पाई प्लस 4। क्या एक बार और समझाऊं? नो सर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि डिफिनीशन तो एक ही है, क्वेश्चन बदलेगा भी, तो ऐसा नहीं कि हम डिफिनीशन बदल दें। यदि आपसे ये कहा जाता है एक ट्रायंगुलर प्लेट है और एक स्क्वायर है, ये ट्रायंगुलर प्लेट और ये स्क्वायर प्लेट, सेम मटेरियल सेम थिकनेस एंड सेम थिकनेस। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इस सिस्टम का, और साइड के लेंथ दिए गए हैं, सारे वैल्यू कह दिए गए हैं a। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट और ये स्क्वायर प्लेट। अब कैसे प्रोसीड करें? मुझे ये बताओ, स्क्वायर प्लेट का तो मुझे M2 दिख गया, a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी, मतलब C2 दिख गया। और ये ट्रायंगुलर प्लेट का क्या C1 दिखा आपको? अरे सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करने वाला, याद तो कर लो। यहां मास कितना हो जाएगा? तो √3/4 एक स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का याद आ गया होगा, √3/4 a स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस टी इंटू डेंसिटी डी। ये हमारे पास क्या आ गया? M1।
हमें C1 पता चल गया। और उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यदि ये तुम कह देते हो y, इसे कह देते हो 0 0, तो C1 का कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, a sin 60 को 2:1 में बांटोगे तो 2/3 इंटू a sin 60, 2/3 इंटू a√3/2, वो हो जाता है a/√3, कॉमा 0। और इसका सेंटर C2 हो जाएगा, तो यहां से चेक कर लेना, ये तो हो जाएगा a sin 60 और ये हो जाएगा a/2। तो C2 का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं a sin 60 a√3/2 प्लस a/2, कॉमा 0। x कोऑर्डिनेट पता चल गया a√3/2 प्लस a/2, कॉमा 0। तो जिनको कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आता तो कोऑर्डिनेट लिखना सीखो, तब जाके ये सेंटर ऑफ मास में यूज करो। कोऑर्डिनेट लिखना ये डिपेंड करता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मैं अगले पेज पे इसे फिर से समझा रहा हूं कि आप यदि केवल ट्रायंगुलर प्लेट देखते तो ये जो है A इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण 60 60 60, ये 90 डिग्री है तो ये लेंथ हो जाएगा a sin 60, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंट्रॉइड पे होता है ट्रायंगुलर प्लेट का, तो सेंटर ऑफ मास को, सेंट्रॉइड को ये 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास प्लेट के मीडियन को, ट्रायंगल के मीडियन को। अब आपको यदि यहां से यहां तक का लेंथ लिखना है तो ये लेंथ L, ये लेंथ कैसे लिखा जाएगा, ये लेंथ यदि आप कह देते हो L तो L हो जाएगा 2/2 + 1, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं किसको, a sin 60 को, ये हो जाता है 2/3 a√3/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, √3, ये 3 कट के √3 हो गया, a/√3। सोच लो, मुझे बताओ, ये यदि कोऑर्डिनेट आपको C1 का पता चल गया, और C1 का मास कैसे लिखोगे, m1, C1 पे जो होगा वो आप लिखते हैं एरिया √3/4 साइड स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू d। अब सोचो यदि यहां पर एक स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ये C2 और वहां पर मास m2 कितना लिखोगे, a स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये 0 0। अब यदि मैं C1 का कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो C1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 2/3 इंटू a sin 60, कॉमा 0। और C2 का कितना हो जाता है a sin 60 प्लस a/2, कॉमा 0। आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब फॉर्मूला लगा देना, जो भी रिजल्ट आए मजे लेना। सर फॉर्मूला क्या था XCM के लिए, XCM के लिए फॉर्मूला था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा वो आंसर। ये सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका। पिछले टर्न पे जो क्वेश्चंस हमने देखे उन्हें एक बार और देख लेते हैं। एक एग्जांपल में एक इंसान है जो स्मॉल m मास का और कैपिटल M का बोट, और ये दिख रहा है रेस्ट पे पानी में। अब यदि ये वॉक करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाए, शुरू में ये रेस्ट पे है, तो वॉक करके यदि एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाए तो हम क्या देखेंगे कि आदमी जिस तरफ गया बोट उसके अपोजिट आया होगा, कितना आएगा ये हम जानना चाहते हैं। ये L लेंथ दिया गया है दूसरे किनारे तक का डिस्टेंस आदमी के इनिशियल पोजीशन से।
तो जब ये एग्जाम्पल हमारे हाथ लगा तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचना शुरू किया कि सॉल्व करने के लिए जो हमने सोचना शुरू किया वो क्या सोचना शुरू किया कि सिंस SCM इक्वल्स टू UCMT प्लस हाफ ACMT स्क्वायर, ये 0 + 0 = 0। इससे पता चल गया M1S1 M2S2 = 0। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। यहां जो कैलकुलेशन करते थे उनमें डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट था। स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ML इक्वल्स टू mx प्लस कैपिटल MX, ML इक्वल्स टू m प्लस MX। तो x डायरेक्ट निकल आता था स्मॉल m इंटू L स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आप यदि केवल 2 पार्टिकल वाला सिस्टम हो तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, ML/m+m। रास्ता तो आप ये सीखें, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस रास्ते पे नहीं चल पाते तो वो फॉर्मूला सीख लेते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ML/m+m। यहाँ एक इंटरेस्टिंग, क्या पिछला वाला पेज आप लोग लिख चुके या एक बार और मैं समझा दूं? ये पेज क्या एक बार और समझाना होगा मुझे? इस आइडिया को आप एक बार ऐसे देखिए, ये एक कैपिटल M है और R रेडियस का ये ग्रूव, और स्मॉल m को यहां से रिलीज करते हैं और ये स्मूथ सरफेस है। तो ये स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही छोड़ते हैं तो याद करो ये स्मॉल m नीचे आएगा अपने वेट के कारण, और यदि नीचे आएगा तो देखिए हो सकता है आपको ये ऐसे स्लाइड करके थोड़ा पीछे जाता दिखे, ये इधर स्लाइड कर गया होगा कितना, ये हम जानना चाहते हैं जब पार्ट के नीचे पहुंच गया हो। तो यहां हम क्या बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में तो जरूर मूव करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एक्स के डायरेक्शन में। तो Sx सेंटर ऑफ मास वाला 0 होना चाहिए। तो M1 Sx1 प्लस M2 Sx2 इक्वल्स टू 0 वाला रिलेशन वैलिड हो जाएगा। स्मॉल m जो है वो x के डायरेक्शन में कितना आगे आया है, r। x के डायरेक्शन में देखना ना, r x के डायरेक्शन में कितना आगे आ गया, r, और वापस
पीछे कितना गया है उसके साथ, बड़े वाले वेज के साथ जिसमें सेमी सर्कुलर ग्रुप बना हुआ है, -x। और ये जो कैपिटल M वाला है ये कितना गया, -x इक्वल्स टू 0। एम आर इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इंटू x। तो x का वैल्यू वही ml की तरह mr अपॉन m प्लस m आ गया, mr अपॉन m प्लस m आ गया। यहां केवल x एक्सिस के डायरेक्शन का हमने डिस्प्लेसमेंट को लेके सोचा है, क्योंकि इसके दो डिस्प्लेसमेंट हैं, एक y में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है यार वर्टिकल, लेकिन उसके लिए मैं नहीं सोच रहा, केवल हॉरिजॉन्टल वाला लेकर के हमने ये देखा m1s(x1) प्लस m2s(x2) इक्वल्स टू 0। तो जो कैपिटल M वाला है वो लेफ्ट आया, तो कैपिटल M इंटू -x, और स्मॉल m वाला है राइट गया r -x वेज के साथ लेफ्ट आने के कारण। तो r माइनस एक्स हुआ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल m इंटू r माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू -x इक्वल्स टू 0। ये देखिए वैसा ही फॉर्मूले के टाइप का आ गया, ml अपॉन m प्लस m। यहां यदि आप उसी क्वेश्चन को ऐसे भी देखें, यदि ये h हाइट हो और ये l लेंथ बेस हो l, और यहां से एक स्मॉल m को रिलीज करते हैं, कैपिटल M को देखिए, स्मॉल m को रिलीज करते हैं, ये x और y फिर से लेकर के सोचो, ये रिलीज किया गया। तो गौर करिए जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्स होगा mg वर्टिकल होगा, नॉर्मल ग्राउंड वाला नॉर्मल एक्सटर्नल कहलाएगा दोनों ब्लॉक के सिस्टम का, वो भी वर्टिकल होगा। और स्मॉल m कैपिटल M के बीच जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण नेट वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F एक्सटर्नल जो है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F एक्सटर्नल 0 है x के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का वो 0 होगा। और x के डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो स्मॉल m कितना आगे जाएगा, x के डायरेक्शन में स्मॉल m कितना आगे गया, l आगे गया, देखो इतना आगे गया। और साथ साथ वेज के -x पीछे भी आया, और कैपिटल M कितना आगे गया, तो वो लेफ्ट आया, -x इक्वल्स टू 0। तो फिर से ये आ जाएगा ml इक्वल्स टू mx प्लस कैपिटल mx, और x का वैल्यू आ जाएगा ml अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस हमने यहां देखे। ये x वाला, अब यहां पर देखिए दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हम यहाँ केवल हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला L राइट आया स्मॉल m नीचे आते आते, और उतने देर में वेज कितना गया लेफ्ट, ये मैं जानना चाहता हूं। तो वो मैं जानना चाहता हूं, तो वो x लेफ्ट की तरफ तो -x, तो L -x नेट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यदि आप कैपिटल M को होल्ड कर लो और स्मॉल m को स्लाइड करने दो, स्मॉल m के एक डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल होगा h, हॉरिजॉन्टल होगा L। लेकिन यदि आपने वेज को फ्री कर दिया तो वेज पे बैठे बैठे वो लेफ्ट भी आया x, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा L -x स्मॉल m के लिए, और कैपिटल M के लिए कितना, तो वही -x। तो m1s1 प्लस m2s2 x वाले डायरेक्शन वाला इक्वल्स टू 0। तो ये कहानी यहाँ यूज कर रहे हैं। जिन लोगों के ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज कर दें। बहुत बढ़िया, मनीषका, कार्तिक, वेदांत, कीर्ति, अबरार, अनुष्का। चलिए ये कहानी अब यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।